हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वीडियो चेक करें। पहले आप फर्स्ट चैप्टर को क्लियरली अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही ये सेकेंड वीडियो देखें। इसमें आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेट नहीं करता। अभी आप बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से क्या क्या रिलेट करता है। तो देखिए बेटा, जो हमारे अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होते हैं ये भी हमारी चॉइस की प्रॉब्लम होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज भी हमारी चॉइस की प्रॉब्लम होती है। अनलिमिटेड वांट्स भी हमारी चॉइस की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्सेसिव इनकम। तो देखिए, एक्सेसिव इनकम का चॉइस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर। जो रिसोर्सेज है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। दे आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर नीड्स। हमारे नीड की ज़रूरत के हिसाब से ये क्या होती है बेटा, स्केयर होती है। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए बेटा, ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारे जो स्केर्स रिलेशन होते हैं आवर नीड्स के, और दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। फिर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कैरसिटी अराइज। आप मुझे बताइए, जो स्कैरसिटी होती है वो कब अराइज होती है। तो स्कैरसिटी हमारी अराइज होती है जब हमारी सप्लाई होती है वो ज़्यादा, जो सप्लाई होती है वो कम होती है और डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कब उस टाइम पे हमारा क्या होता है बेटा, स्कैरसिटी अराइज होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सेकेंड। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम है किसके रिगार्डिंग, डिमांड फॉर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, हमारे रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो तीनों चीज़ें बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। चलिए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट। द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर। द रिसोर्सेज ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर को कौन सेटिस्फाई कर सकता है। तो क्या होता है बेटा, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे ह्यूमन वांट्स के रिगार्डिंग, क्या हमारे सोर्स अनलिमिटेड होते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अवेलेबल एट जीरो प्राइसेस, बिल्कुल गलत बात है। नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं हमारे रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट करता है कब, एट माइक्रो लेवल, एट द मैक्रो लेवल, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बेटा माइक्रो लेवल पे भी अवेलेबल होता है, हमारा मैक्रो लेवल पर भी होता है। जो हमारे साधन है वो सीमित है, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे माइक्रो हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेना देने, उसमें हमारा क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे दोनों लेवल पर पाई जाती है, चाहे वो माइक्रो लेवल हो चाहे मैक्रो लेवल हो। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स विच आर। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसका हमारा क्या होता है बेटा, वेरीफेबल होता है, नॉट वेरीफेबल होता है, मे और मे नॉट बी वेरीफेबल, नन ऑफ दिस। तो देखिए बेटा, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो वेरीफेबल होती है, वो हमारे फैक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं, अ स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन। जहाँ पर किसी सजेशन की आवश्यकता नहीं होती, जो बिल्कुल फैक्ट बात होती है वहाँ पर हमारे सजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो किस में होता है, हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सजेशन की रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है।
9th क्वेश्चन देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो किससे डील करती है, हमारी फैक्ट से नहीं करती बेटा, वो हमारी पॉजिटिव करती है, तो ओपिनियंस आ जाएगा इसका आंसर। बोथ ए एंड बी नहीं आएगा क्योंकि फैक्ट हमारा किस में बेस्ड होता है, पॉजिटिव में होता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज, तीनों ही हमारे एग्जाम्पल है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब मुझे बताइए आप, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसके अंदर हमारी कौन कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, प्राइवेट फर्म्स करती है, कंज्यूमर्स करते हैं, गवर्नमेंट करती है। तो देखिए बेटा, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें कंट्रोल हमारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड में तो पूरा ही गवर्नमेंट के अंडर होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ होता है, इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मार्केट इकोनॉमी में अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर इज सवर्जियन अंडर, कंज्यूमर को प्रधानता किसके अंदर दी जाती है, हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, नहीं बेटा, कंट्रोल इकोनॉमी तो गवर्नमेंट के अंडर आएगा, उसमें कंज्यूमर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। फ्री इकोनॉमी में एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि बोथ बी एंड सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये थे बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम करेंगे हमारे वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर, तो चलिए उन पर मूव करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो हमने क्लास में सारा रिवीजन कर लिया, आपने पढ़ ली होगी, फर्स्ट क्लास देखी होगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। डिफाइन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें, इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। देखिए यहाँ पे बेटा मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी कि आपको आंसर किस तरीके से लिखने हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिटेल से चैप्टर कराया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी नहीं, सिर्फ मैं आपको आंसर्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits and the society can maximize its social welfare, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, scarcity क्या होता है, scarcity होता है is a situation when demands for resources exceeds its supply। अभी हमने पढ़ा है सप्लाई क्या होती है, कम होती है किसके मुकाबले, डिमांड के मुकाबले, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी scarcity राइज हो जाती है। स्टेट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू द गुड्स वी विश टू प्रोड्यूस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस की क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमारे साधन सीमित होती है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं हमारे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी बेटा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इकोनॉमी पूरा होल आता है, इकोनॉमिक्स उसका पार्ट होता है, कभी दोनों को एक साथ इकट्ठा मत समझ लेना कि दोनों चीज़ें एक ही होती है, नहीं, अलग होती है। अर्थव्यवस्था एंड अर्थशास्त्र दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब हम एक के बारे में बात करते हैं वहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम पूरी होल अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इसमें आ जाएगा एन इंडिविजुअल फर्म आ जाएगी, इंडिविजुअल
हाउस होल्ड्स और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हमारे आ जाएंगे किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इसका उल्टा हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वन प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस आपको बताना है। द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल units while macroeconomic studies economic activities at the level of the economy as a whole। ठीक है, माइक्रो एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, मैक्रो पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बात करता है। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच डील्स द सच इश्यूज विच आर वेरीफेबल। उन इश्यूज के बारे में बात करती है जो वेरीफेबल होते हैं, जो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। What is meant by normative economics? क्या होती है? Normative economics is that branch of economics which deals with such issues which involve वैल्यू जजमेंट एंड आर नॉट वेरीफेबल। देखिए यहाँ पर फैक्ट बेस्ड बात नहीं होती, यहाँ पर हमारी जजमेंट दी जाती है, डिबेटेबल होता है ये, यहाँ पर हमारी सजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी हो जाए तो हम उस पर वाद विवाद कर सकते नहीं, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे होना चाहिए, मतलब कि हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो फैक्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है, उस पर आप कोई सवाल नहीं कर सकते, जो रियल बात है वो बात वही रहेगी। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, तो वो फैक्ट बेस्ड है, जनसंख्या इतनी है तो है, आप उस पर क्या विवाद करोगे? कुछ विवाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो देखिए पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 21% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब ये फैक्ट बात है, आप इस पर क्या डिबेट करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के आप एग्जाम्पल दीजिए। फार्मर्स शुड ऑलवेज बी ग्रांटेड सब्सिडीज टू अंश्योर फेयर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए अब आप यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे इसमें ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे एक पॉइंट और है रीज़न बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आजकल आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं रीज़न बेस्ड, तो मैं आपको ये भी करवा देती हूँ साथ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। गलत बात है बेटा, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं। फॉल्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? चयन की समस्या होती है, चॉइस की प्रॉब्लम होती है। चॉइस की प्रॉब्लम क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर होते हैं, सीमित साधन होते हैं, इसीलिए हमारी क्या होती है, मान लीजिए हमारे साधन सीमित ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा चयन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। द टू आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, scarcity exists even when certain goods are available at zero price। जो scarcity होती है वो तब भी एग्जिस्ट करेगी चाहे जो गुड्स का प्राइस क्या हो बेटा, जीरो प्राइस हो। बिल्कुल सही बात है। scarcity इज अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है, ये एक स्थिति है। when demand for a good exceeds its supply even at a zero price, चाहे प्राइस कुछ भी हो, डिमांड हाई रहेगी सप्लाई कम रहेगी तो scarcity तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। प्राइस से कोई लेना देना नहीं है उसका। A free medicine given to the patient in a hospital is not a scarce commodity। देखिए फॉल्स है, क्यों? ऑल्दो मेडिसिन इज अवेलेबल एट जीरो प्राइस, मेडिसिन क्या हो सकती है? जीरो प्राइस पर अवेलेबल हो सकती है। येट इट इज़ अ स्केर्स कमोडिटी बिकॉज इट इन्वॉल्व सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अवसर लागत होती है। यानी कि आप एक चीज को, यानी कि मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये हैं, आपके पास अब दो चॉइस है, यानी कि आप उसको बैंक में जमा करवा सकते हैं, वहां से आपको 5% का ब्याज मिलेगा, या फिर जो आप इसको क्या कर सकते हो, अदर किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको 6% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो अवसर है, आप या तो इसमें इन्वेस्ट करें या आप इसमें इन्वेस्ट करें। यानी कि अब मान लीजिए आपने इसको छोड़ के इसको क्या कर लिया, चूज कर लिया, बैंक में अपने पैसे जमा करवा दिए, लेकिन अब ये
6% क्या हो जाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी कि आप इस पैसे को यहाँ पर भी लगा सकते थे। यानी कि वो ऑप्शन जिसको बेस्ट ऑप्शन को छोड़ के, जिस ऑप्शन को छोड़कर आप जो ऑप्शन चूज करते हैं, जो ये छोड़ दिया जो ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका क्या कहलाता है बेटा, अवसर लागत कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो इस मेडिसिन की भी क्या थी बेटा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। A good is not scarce only when it is available at zero price, it involves on opportunity cost। ठीक है, ये नोट है, ये देख लीजिए आप। Lack of scarcity implies lack of economic problem, true, because scarcity is the root cause of economic problem। Lack of scarcity definitely implies lack of economic problems, बिल्कुल सही बात है। If there were no choices in resources allocation, economic would not have existed। ट्रू भाई, तो सही बात है, जब आपकी चॉइस की कोई समस्या ही नहीं होगी रिसोर्सेज एलोकेशन के रिगार्डिंग, if there were no alternative choice in resources allocation, there would be no economic problem, accordingly economics would not have existed। लेकिन ये इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली स्केर्स ऑल द टाइम। True, it is possible that some resources are more scarce than the other at a point of time. In India, for example, labor is certainly less scarce than capital। ठीक है, इंडिया में कैपिटल की कमी है लेकिन लेबर की कमी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पर सभी साधन क्या हो, स्केर हो। Problem of resources allocation would not arise if resources had no alternative uses। True, because problem of resource allocation arises because resources have alternative uses। Where is the problem if a piece of land can only be used for the production of rice, grow rice and relax। ठीक है, आगे देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ, फॉल्स। Positive statements are not the statement of truth। Positive statements may be true or false। One can verify these statements as true or false। तो देखिए, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है वो ज़रूरी नहीं हमेशा ट्रूथ ही हो, वो फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ऑफर सजेशंस और ओपिनियन। जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती है वो ऑफर करती है सजेशन और ओपिनियंस को। सही बात है, अभी बताया था मैंने। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स with such issues which are suggestive in nature and are not verifiable। ठीक है, it is a positive statement that Virat Kohli is a good batsman as he has scored highest number of centuries in test cricket। हाँ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है। हाँ भाई, ऐसा है, जो विराट कोहली वो अच्छा बैट्समैन है। ट्रू, इट इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट एज इट कैन बी वेरीफाइड। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगी, और जिस स्टेटमेंट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगी, आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, रीज़न बेस्ड हमने कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने कर लिए हैं, एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। आई होप अब आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2 पर नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।